हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 1 में दिसंबर 2019 में आ चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। मैं ईवीएस की और मैथ्स की इवन सीडीपी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना चुकी हूँ जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, the most critical period of acquisition and development of languages। क्या पूछा गया है कि डेवलपमेंट के लिए और एक्विजिशन के लिए, किसके लिए, लैंग्वेज के डेवलपमेंट और एक्विजिशन के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? तो कौन सा होता है? प्री नेटल, मिडल चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड या फिर अडोलसेंस। तो सबसे क्रिटिकल पीरियड माना गया है अर्ली चाइल्डहुड को। ठीक है, जब बच्चा मतलब 2 से 5 साल का समझ लो या ये 6-7 साल की एज तक का जो पीरियड है उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल माना गया है किसी भी लैंग्वेज के डेवलपमेंट और एक्विजिशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। क्या बोला गया है कि मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रपोज्ड की गई है? तो हमारे पास लेटेंसी स्टेज, सेकंड है द सोशल कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज। तो लॉरेंस कोलबर्ग की बात की जाए तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन, ये उनकी स्टेज है एक। ठीक है कि लेटेंसी स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी ये लॉरेंस कोलबर्ग की नहीं है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये हमारा जेंडर बायसनेस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है कि एक क्लास में क्या बताया है कि क्लास में एक टीचर है जो कि बॉयज़ पे ज़्यादा अटेंशन देता है या उन पर ज़्यादा ध्यान देता है गर्ल्स की बजाय। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जेंडर बायस्ड यानी कि लैंगिक पक्षपात या। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। क्या बोला गया है कि जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है या फिर जेंडर रोल है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सी सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है इनमें से? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। अगर आप उनको जेंडर स्पेसिफिक रोल ही दोगे तो फिर आप उसको रिड्यूस कैसे कर पाओगे? जेंडर सेग्रीगेटिंग प्ले रूम्स या प्ले ग्रुप्स, तो इसमें फिर सेग्रीगेशन की बात हो रही है। जेंडर सेग्रीगेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको रिड्यूस करना है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को और जेंडर रोल्स को, कन्फर्मिटी को, तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमें जेंडर बायसनेस के बारे में, ये जो लैंगिक पक्षपात हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, which of the following theorists while viewing children as an active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking? means कौन सा जो ये जो गिवन है उनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक था या फिर थ्योरिस्ट कह सकते हो आप, जिन्होंने देखा कि जो बच्चे एक्टिव होकर सीख रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये किसका प्रभाव है, उनके सोशल और कल्चरल कंटेंट का उनकी थिंकिंग पर। तो ये सोशल और कल्चरल की बात किसने की है? लव वाइगोत्स्की ने। तो सीधा ऑप्शन हो जाएगा बी, लव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वाइल वर्किंग ऑन जिगसा पजल a 5-year-old नजमा से टू herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that will go here and make this shoe। तो क्या बोला गया है कि एक 5 साल की बच्ची है नजमा जो कि अपने आप से ही बात कर रही है, कुछ बना रही है वो पजल, तो वो अपने आप से ही बातें कर रही है कि वेयर इज़ अ ब्लू पीस, ये वाला नहीं वो डार्कर वाला। तो उन्होंने पूछा है कि दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रेफर्ड टू बाय लव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने इस तरह की टॉक को क्या कहा है? तो अब देखो, अगर ये बात उनकी होती जीन पियाजे की तो ये हो जाता हमारा इकोसेंट्रिक स्पीच
याद रखना जीन पियाजे ने के अगर नाम है तो फिर ये हो जाएगा इकोसेंट्रिक स्पीच, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लव वाइगोत्स्की, तो लव वाइगोत्स्की ने इसको कहा है प्राइवेट स्पीच, संवर्तनी या अपने आप से बातें करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। ठीक है, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि बच्चों को कुछ क्यूज देना मीन्स, और उनको स्पोर्ट्स मीन्स बच्चों को कुछ क्लू देना या फिर उनको थोड़ी सी सहायता ऑफर करना जब भी उनको ज़रूरत हो, इसको हम क्या कहते हैं, तो सहायता को हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, यानी कि ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर करेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, तो इनमें से कौन सा बिहेवियर है वो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को दिखा रहा है या दर्शा रहा है। सबसे पहले है हाइपोथेटिक डिडक्शन रीजनिंग या प्रपोजिशनल थॉट्स, तो ये नहीं होते हैं, ये कब आती है आपकी, ये जो लास्ट फॉर्मल स्टेज होती है तब। सेकंड है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, थर्ड है डिफरेंट इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये भी जब बच्चा 2 साल तक का होता है सेंसरी मोटर वाली स्टेज में, ये तब होती है। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, तो ये जब 2 से 6 साल वाला होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं जिसको, उसमें होता है। अगर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की है तो वहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन सीख लेता है, क्लासिफिकेशन करना, कंजर्वेशन करना, वो सब। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इनमें से कौन सा पियाजे का एक कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्ट है किसके लिए, बच्चे की कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑप्शन स्कीमा, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब बात ही पियाजे की है तो ऑब्वियसली बिना कुछ देखे स्कीमा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब की बात पियाजे करते ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, मीन्स असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, हम रैंक थोड़ी असाइन करने के लिए बच्चों का असेसमेंट करते हैं। फिर है अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड टॉपिक, ये सही लग रहा है। उसके बाद है लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर्स, बच्चों को उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग लेबल करना, हम कभी भी बच्चों को लेबल करने के लिए उनका असेसमेंट नहीं करते हैं। फिर है मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट्स कार्ड, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड टॉपिक्स, कि जो भी टॉपिक है या कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे बच्चे कितनी क्लैरिटी है उसको, या कितना उसका कन्फ्यूजन है उसमें, उसको समझने के लिए हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के बारे में यानी कि बुद्धिमत्ता के बारे में, बहुबुद्धि के बारे में बोल सकते हो या बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही है। तो इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, ये तो बिल्कुल गलत है कि बुद्धि कभी भी फिक्स नहीं होती इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो कभी भी आप किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से आप बुद्धि को एक्यूरेटली माप ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद है इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट, तो बुद्धि को हम यूनिटरी फैक्टर या सिंगल ट्रेट भी कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि बुद्धि को हमने क्या पढ़ा है, मल्टी डायमेंशनल, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, मीन्स बहुत सारी एबिलिटीज़ का एक कॉम्प्लेक्स सेट है और एक मल्टी डायमेंशनल सेट है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, रोही ऑलवेज थिंग्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब कोई बच्चा अगर एक किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मल्टीपल सॉल्यूशन सोचता है तो सबसे सीधी बात तो वही कि वो क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, आगे देखो, प्रॉब्लम मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन, और उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। रूही इज डिस्प्लेइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एन, तो ए और एन किसके वो करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले कर रही है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के, इकोसेंट्रिक थिंकिंग के, रिजिड थिंकिंग के या क्रिएटिव थिंकिंग के, तो ये हो जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि
क्रिएटिव जो बच्चा होता है वही किसी भी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस और ओरिजिनल चीज़ें सर्च करके लाता है, तो इसलिए ये क्रिएटिव थिंकिंग ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग्स टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड, क्या बोला है कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कुछ बच्चों का कम पार्टिसिपेशन है, और वो कौन से बच्चे हैं, जो डेप्राइव्ड ग्रुप में मीन्स जो पिछड़े वर्ग से या उससे पिछड़े हुए समझ सकते हो समूह से हैं, तो उनका लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में क्या है, बहुत कम पार्टिसिपेशन है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, तो आप बच्चों को स्कूल से निकल जाने के लिए थोड़ी ना बोलोगे। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, मीन्स आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, जैसे हैं पड़े रहने दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट है लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, कि आप ऐसे बच्चों से अपनी एक्सपेक्टेशन ही कम कर लो, मीन्स उम्मीदें ही मत करो, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक टीचर का सबसे बेस्ट क्या होगा पार्टिसिपेशन, या क्या कर सकता है वो बच्चों के लिए, तो रिफ्लेक्ट ऑन हर ओवन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, क्या करेगा वो कि अपनी टीचिंग के द्वारा या अलग अलग तरीके फाइंड आउट करेगा जिससे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट को, उनकी भागीदारी को इम्प्रूव कर सके, बच्चों की किसी भी वर्क में या किसी भी टास्क में या किसी भी एक्टिविटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट को आप जितना बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा ही उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा होता जाएगा और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर, किसके बारे में पूछा है, इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में, कि एक टीचर इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स, तो मीन्स IEP, यानी कि जो उसकी इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे होने चाहिए या क्या होना चाहिए। शुड नॉट प्रिपेयर, कि उसको प्रिपेयर ही नहीं करनी चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, या शुड ओकेजनली प्रिपेयर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है मीन्स समावेशी कक्षा है, तो उसमें हर तरह के बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, मीडियम भी होंगे, और थोड़े से मतलब कम मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या डिसेबल्ड भी हो सकते हैं, तो मीन्स उस या बहुत अलग अलग तरह के बच्चे उस इंक्लूसिव क्लासरूम में होते हैं। तो उसको जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है वो रेगुलरली प्लान करना चाहिए, मीन्स एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि कभी कभी प्रिपेयर किया या किया ही नहीं, तो ऐसे तो बच्चे ग्रो अप कर ही नहीं पाएंगे, मीन्स वो अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, शुड एक्टिवली प्रिपेयर, मीन्स उसको एक्टिवली प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, मीन्स कि डिसलेक्सिया है किसी बच्चे में, तो उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी किसी बच्चे की, तो अटेंशन डिफिसिट ऑर्डर मीन्स वो ध्यान नहीं देगा, या डाइवर्जेंट थिंकिंग होंगी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग और इन्फ्लुएंस इन रीडिंग, तो ये कैसे होगा, ये तो इंटेलिजेंट या अच्छे बच्चे होते हैं उनमें होती है। उसके बाद है इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी, तो पढ़ने में इनएबिलिटी हो गया। एंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, सो उसको मन से बार बार वो उनमें एंगेज रहेगा, अपने हाथों के या फिर जो भी लोकोमोटर एक्शन है उनमें एंगेज रहेगा। तो बात की है डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पाता, बी को डी पढ़ता है, डब्ल्यू को मान लो बी को डी की तरह लिखता भी है और डब्ल्यू को एम की तरह, या समझ सकते हो, मीन्स उसको अच्छे से जो लेटर्स हैं उनकी पहचान नहीं होती और अच्छे से रीड नहीं कर पाता। इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको और भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।